गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम व्याकरण का पाठ 2 का दूसरा भाग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। स्वर के बारे में हम अब पहले पढ़ चुके हैं। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वरों का उच्चारण तो स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है ना। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ हमारे मुख के किसी न किसी अवयवों को, किसी न किसी भागों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। कवर्ग से लेके पवर्ग तक के जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कवर्ग का मतलब क वर्ग में आने वाले सभी व्यंजन, जैसे क ख ग घ अंग। चवर्ग में च छ ज झ ञ। टवर्ग में ट ठ ड ढ ण। तवर्ग में त थ द ध न। पवर्ग में प फ ब भ म। ये सभी इन वर्गों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। कवर्ग का जो उच्चारण है वो कंठ से होता है। आप उच्चारण करके देखिए, क ख ग घ अंग, तो इनका उच्चारण कहाँ है? कंठ से होता है, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ठीक है ना। च छ ज झ य। आप देखिए, जीभ हमारे तालु को स्पर्श करती है। मुंह के ऊपर वाला भाग जो होता है उसको तालु बोलते हैं। तो इसमें चवर्ग के उच्चारण में मुख तालु को स्पर्श करती है, इसलिए हम इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है। ठीक है। टवर्ग ट ठ ड ढ ण। तालु के थोड़ा सा ऊपर जो हाथ डाल अपने उंगली से आप देखेंगे तो थोड़ा सा खुरदरा भाग होगा, तो इसको हम मूर्धा कहते हैं। ठीक है ना। तो टवर्ग का जो उच्चारण है वो ट ठ ड ढ ण। जीभ हमारे मूर्धा को स्पर्श करती है, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका मूर्धा। ठीक है ना। तो इन्हें हम मूर्धन्य वर्ण व्यंजन कहते हैं। अब तवर्ग त थ द ध न, इसमें जीभ दांत को स्पर्श करती है। ठीक है ना। तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत, और इन्हें हम दंत व्यंजन कहते हैं। ठीक है। पवर्ग प फ ब भ म, इनका उच्चारण हमारे ओठों से होता है, तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में जो जीभ है वो हमारे मुख के किसी न किसी भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, और ये कवर्ग से पवर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, न ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है अंत जोड़ स्थित, अंत जोड़ स्थ, मतलब अंतर में स्थित। ठीक है ना। इनमें य तथा व को अर्ध या अर्ध व्यंजन भी माना जाता है। इनकी संख्या, जो अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। वो है य र ल व। स्पर्श अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है ना। और ये है य र ल व। तो आपने जाना कि इनको हम अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है। अब हम जानेंगे उष्ण व्यंजन के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, उष्ण का मतलब होता है गर्म, मतलब उष्मा प्रदान करने वाली। जिन वर्णों का उच्चारण करने में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से रगड़ खाकर उष्मा लेकर निकलती है, उष्म होकर निकलती है, मतलब गर्म होकर निकलती है, उन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या भी 4 है। और ये है स श श ह। आप उच्चारण करके और अपने हाथ को मुंह के नज़दीक ले जाकर देखिए, जब श श स ह का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है।
तो इसलिए हम इन्हें उस व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन के बारे में आपने जाना। इनका उच्चारण स्थान क्या है इसके बारे में भी आपने जाना, और इनकी संख्या कितनी है इसके बारे में भी आपने जाना। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको कि र और ढ जो है वो स्वनिम ध्वनियाँ कहलाती है। ये टवर्ग से लिए गए हैं। ट ठ ड से र बना है और ढ से ढ़ बना है। ठीक है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं। अब संयुक्ताक्षर के बारे में जानेंगे। संयुक्ताक्षर मतलब जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र वर्णमाला के जो अंतिम 4 अक्षर है, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और इन्हें हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। संयुक्त का मतलब संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। ठीक है, जैसे क हलंत जो श, छ, त हलंत जो र, त्र, ज हलंत जो य, ज्ञ, श हलंत जो र, स्र। ठीक है ना, इन चारों में आप देखिए जो चारों हैं वो 2 व्यंजनों के योग से बना है। और भी कुछ व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन है जो 2 समान व्यंजनों के मेल से बनता है। जैसे देखिए डिब्बा, गत्ता, तो जब 2 समान ध्वनि आपस में मिलती है तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, रस्सा, डिब्बा, गत्ता, ये रस्सी हो गया, गुस्सा हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? द्वित व्यंजन कहलाते हैं। द्वित व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि 2 समान व्यंजन यहाँ पर आपस में आकर मिलते हैं। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है, जब उनका संयुक्त व्यंजन जब हम उनका करते हैं, संयुक्त करते हैं, तो जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है, तो जब उनके उच्चारण में खड़ी पाई को जो शब्द लिखते हैं तो खड़ी पाई को हटा देते हैं। खड़ी पाई जैसे आप देखिए ज में खड़ी पाई है, ब में खड़ी पाई है, म में खड़ी पाई है, तो जब इनका संयोग करते हैं तो उनकी खड़ी पाई को, न में खड़ी पाई है तो इनकी खड़ी पाई को हम हटा देते हैं। जैसे अस्त, स का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है तो स की जो खड़ी पाई है उसको हटा देंगे तो हो जाएगा अ श त संयुक्त, मतलब आधा श त। ठीक है ना, अब हम जानेंगे र के विभिन्न के रूपों के बारे में। र के मेल से बनने वाले या संयुक्त व्यंजन बनाने के नियम कुछ इस प्रकार हैं। र के बाद कोई व्यंजन आए, र के बाद अगर कोई व्यंजन आए तो र नहीं लिखकर वो र अगले वर्ण पर रेफ के रूप में चला जाता है। जैसे बड़, र का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम र नहीं लिखेंगे बल्कि वो र फ के ऊपर रेफ में के रूप में चला जाएगा। शर्म, श, र्म, र का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है तो वो र नहीं लिखकर म के ऊपर रेफ के रूप में चला जाएगा, मतलब श म के ऊपर रेफ, शर्म। ठीक है ना, र के बाद कोई व्यंजन आए तो र अगले वर्ण पर रेफ के रूप में चला जाता है। र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो, र से पहले यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैर में लग जाता है, मतलब उसके पदेन में मतलब पैर में लग जाता है। जैसे प्रेम, देखिए यहाँ पर र से पहले प है और उसका पूरा उच्चारण नहीं है, मतलब वो स्वर रहित है, तो प्रेम में प पूरा लिख देंगे और र जो है वो नीचे उसके पैर में लग जाएगा, र हलंत, मतलब उल्टा हलंत के रूप में। ठीक है ना, अब हम जानेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है ना, हमारे मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है तो वो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इसके आधार पर व्यंजनों को 10 वर्गों में रखा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? 10 वर्गों में रखा गया है। जैसे कंठ वर्ण किसे कहते हैं? इनका उच्चारण गले से होता है। जिनका उच्चारण गले से होता है तो हमारे कंठ से होता है, उन्हें हम कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग। उच्चारण करके आप देखिए,
इनका उच्चारण कंठ से होता है तो इन्हें हम कंठ वर्ण कहते हैं। तालव्य, इनका उच्चारण स्थान तालु के द्वारा होता है, जैसे च, छ, ज, झ, य और य, श, ठीक है ना। य और श और च, छ, ज, झ, य इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है तो ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। मूर्धन्य, इनका उच्चारण स्थान तालु के मूर्धा भाग से होता है। तालु के ऊपर खुरदरा भाग जो होता है उसको मूर्धा कहते हैं और ये है ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श और री। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है तो इसलिए हम इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दंत, इनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगाने से होता है, मतलब जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है, जैसे त, थ, द, ध, न, ल और स जीभ को स्पर्श करती है तो जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है तो इन्हें हम दंत वर्ण कहते हैं। ओष्ठ, इनका उच्चारण दोनों होठों की सहायता से होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म ओठों की सहायता से होते हैं इसलिए हम इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। नासिक, इनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। जो नासिक के वर्ण होते हैं इनका उच्चारण मुख और नासिका मतलब मुंह और नाक दोनों से होता है, जैसे अंग, 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 ण, य, न, म मतलब पंचमाक्षर स्पर्श व्यंजन के जो 5वां अक्षर है इन सभी का उच्चारण मुंह और नासिका से होता है तो इसे हम नासिक वर्ण कहते हैं। अब है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठ दोनों, ठीक है। इनका उच्चारण निचले होठों के साथ दांतों के मिलने से होता है तो इन्हें हम दंतोष्ठ कहते हैं, जैसे व देखिए दांत और ओठ दोनों के मिलने से इनका उच्चारण हो रहा है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ बोलेंगे। अब है कंठ तालव्य। इनका उच्चारण कंठ और तालु के द्वारा होता है तो इन्हें हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे ए, ऐ। अब है स्वर यंत्र से। ह और अ का उच्चारण स्वर यंत्र से होता है। ह का और अ का अंग्रेजी के आगे ध्वनियाँ अ जो है उसका उच्चारण स्वर यंत्र से होता है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद के बारे में हम अब पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे, जिसमें कम वायु की आवश्यकता हो, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे अथवा कम वायु की आवश्यकता होती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड मतलब सभी व्यंजनों का जो होता है वो पहला और तीसरा, सभी व्यंजनों का पहला और तीसरा, देखिए जैसे क के बाद ग आया, फिर अंग आया, ठीक है ना, 5वां, पहला, तीसरा और 5वां। फिर च के बाद देखिए च पहला है, ज तीसरा है और य फिर 5वां है। ट के बाद ठ छोड़कर ट पहला है, ड तीसरा है और ण 5वां है। तो सभी व्यंजनों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है ना। अल्प प्राण क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है और इसमें कम वायु की आवश्यकता होती है। अब है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में लगे, मतलब समय भी अधिक लगता है और हमारे मुंह से वायु की वेग जो है वो भी अधिक लगती है, तो वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे सभी वर्णों का दूसरा और चौथा, जैसे ख, घ, कवर का ख दूसरा वर्ण है और घ चौथा है। फिर चवर का छ दूसरा वर्ण है और झ चौथा वर्ण है, मतलब सभी वर्ण का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। स्वर के कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर तंत्र के आधार पर हमने पढ़ा था, तो स्वर के कंपन मतलब स्वर
के कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, एक होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। सघोष और अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे स्वर हो गया, इसमें अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ और अ, ये 12 है। ठीक है ना। स्वर वैसे कितने होते हैं? 11। लेकिन इसमें जो सघोष वर्ण में अ, जो अंग्रेजी की आगत ध्वनियाँ हैं अ, वो भी आकर मिल गई है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। और व्यंजन में ग, घ, क, ख, ग, घ, उसके बाद अंग, मतलब वही, फिर तीसरा, सभी वर्गों का तीसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है ना। ये व्यंजन, इनकी संख्या हो गई आपको 22। तो ये कहलाते हैं सघोष। अब है अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है, उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है, मतलब वो रुकावट नहीं होता है। ठीक है ना। उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, च, छ, मतलब सभी वर्गों का पहला और दूसरा, ट, ठ, त, थ, प, फ, तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, इनकी संख्या है 13। तो ये सघोष और अघोष के बारे में भी आप जान गए। वर्ण विच्छेद हम पढ़ चुके हैं पहले भी। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है ना। वर्णों को मिलाने से, उचित क्रम में रखने से शब्द बनते हैं। जब शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को स्वर रहित करना, किसी व्यंजनों से उसके स्वरों को अलग करना। ठीक है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वर रहित व्यंजन तथा स्वरों को अलग करके लिखा जाता है। जब व्यंजनों को वर्ण विच्छेद हम करते हैं तो स्वर रहित व्यंजन तथा स्वरों को उनसे अलग करके लिखा जाता है। जैसे कमल, क हलंत जोड़ अ, जोड़ म हलंत जोड़ अ, जोड़ ल हलंत जोड़ अ। फिर हो गया रक्षक, र हलंत जोड़ अ, क्ष, क हलंत जोड़ श, जोड़ श हलंत जोड़ अ, रक्ष, जोड़ क हलंत जोड़ अ। ये हो गया आपका रक्षक। अब हो गया पुष्प, प हलंत जोड़ उ, श, देखिए यहाँ पे आधा है, लेकिन इसको पूरा लिखकर उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। तो श हलंत जोड़ प हलंत जोड़ अ, पुष्प। श्रमिक, श्र को पहले अलग करेंगे, श हलंत जोड़ र जोड़ अ, श्र हो गया। मिक, म हलंत जोड़ ई, जोड़ क हलंत जोड़ अ, ये हो गया आपका श्रमिक। इस तरह हमने वर्णों को अलग किया है, स्वर रहित करके उन्हें अलग अलग लिखा है, वर्ण विच्छेद किया है। आगे प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजूंगी। आप सबसे पहले पाठ को पढ़ेंगे, फिर सभी प्रश्न उत्तर को पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।